हेलो नमस्कार। यूपी टीजीटी पीजीटी के एप्लीकेशन फॉर्म आए थे 2022 में। 2022 में आए थे। सभी को ये उम्मीद थी कि 2023 तक उन्हें जॉब मिल जाएगी, लेकिन 2023 में एग्जामिनेशन डेट भी अनाउंस नहीं हुई और 2024 के बिल्कुल लास्ट में डेट अनाउंस हुई है कि यूपी टीजीटी का एग्जाम आखिर होगा कब। तो यूपी टीजीटी का जो एग्जाम है वो आपका होने वाला है 2025 में, और 2025 में 4 अप्रैल और 5 अप्रैल को आपका पेपर हो सकता है ना। तो अब आप कमर कस लीजिए, आपका पेपर होगा, निश्चित होगा, ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये दिसंबर चल रहा है और दिसंबर की अभी शुरुआती हुई है, तो आपके पास पूरा का पूरा दिसंबर है, उसके बाद जनवरी है, उसके बाद फरवरी है और उसके बाद मार्च है, यानी 4 महीने हैं। इसका अर्थ यह है कि 120 दिन आप लोगों के पास है, उसके बाद आपका एग्जाम होगा। तो एक अच्छा समय है आप लोगों के पास तैयारी करने का। तो तैयारी अगर हम प्रारंभ करेंगे तो कैसे तैयारी करें, कौन सी किताबें पढ़ें, सबसे पहले जरूरी होता है सिलेबस को जानना। तो बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे होंगे जिन्होंने फॉर्म भरने के बाद, ठीक है, ये उम्मीद छोड़ चुके होंगे कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा, कुछ ने पढ़ाई बंद कर दी होगी, कोई लगातार पढ़ रहे थे। लेकिन कोई भी, अगर आप किसी भी कहीं जाना चाहते हैं तो आपका लक्ष्य डिसाइड करना पड़ता है, और लक्ष्य डिसाइड करने के बाद आपको पता करना होता है साधन क्या है। और साधन में, अब आपने लक्ष्य डिसाइड कर लिया कि मुझे यूपी टीजीटी का एग्जाम क्लियर करना है। अब साधन बनाना है कि साधन क्या क्या है, कौन कौन सी किताबें प्रयोग करें, कौन सी कोचिंग से हम जुड़ें, कौन से टीचर से पढ़ें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, ये वाली बात भी अब आपके अंदर आ रही होगी। लेकिन जब आप इस क्रम में चलते हो, एक सफर में चलते हो, तो सबसे बड़ा साथी होता है आपका सिलेबस। आप सब लोगों को अपना सिलेबस रटा हुआ होना चाहिए, केवल एसएसटी वालों को नहीं। मैं हर एक को यह सलाह देता हूं कि अगर कोई भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आईएएस हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे वो कांस्टेबल क्यों ना हो, बैंक हो, एसएससी हो, चाहे आपका सीटेट हो, कुछ भी हो, अगर आप किसी भी जॉब को प्राप्त करना चाहते हैं, कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं, तो का सिलेबस कंठस्थ रहना चाहिए, आपको हर एक टॉपिक पता होना चाहिए। तो आज मैं आप लोगों को सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के संपूर्ण सिलेबस के बारे में बताऊंगा, साथ ही साथ बताऊंगा इसको आसानी से कैसे तैयार किया जा सकता है। और बहुत जल्दी ही मैं आप लोगों के लिए क्लास भी लेकर आऊंगा यूट्यूब पर भी, वहां पर भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इस शानदार से इस वीडियो को। लेकर प्रारंभ करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपके पास लगातार नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं राज राणा और आप बनने वाले हैं यूपी के सुपर टीचर, सुपर फ्यूचर। तो आप यहां पे देख लीजिए कि कुल एसएसटी में जगह कितनी है। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि अगर बालक वर्ग में देखा जाए तो 337 जगह है और 46 बालिका वर्ग में है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो यहां पे देख सकते हैं 6 4 12 और 1 13, ठीक है नहीं, और यहां पे 5 6 7 8, यानी 383 एसएसटी की जगह है, ठीक है नहीं। इतने टीचर यहां पर बनेंगे, तो आपको एसएसटी का संपूर्ण सिलेबस निश्चित रूप से पता होना चाहिए। तो आइए सिलेबस के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि क्या क्या सिलेबस है और आपको किन किताबों को पढ़ना चाहिए और कौन किताब आपके लिए जरूरी है, ठीक है ना। चलिए यहां पे देख लो, यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये आप लोगों का सिलेबस है, ठीक है। अगर आप कहोगे तो इस सिलेबस को मैं आपको एसएसटी विद राज राणा टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो वहां पे आपको डाउनलोड कर लेना इसको, है ना। अगर आपको नहीं मिला है तो देख लेना। बाकी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं कि एसएसटी का सिलेबस क्या रहेगा, है ना, क्योंकि मैं एसएसटी ही पढ़ाता हूं, तो एसएसटी के बारे में, सिलेबस के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। देखो यह है सामाजिक विज्ञान, और मुख्य रूप से सामाजिक विज्ञान में 4 विषय होते हैं, जैसा कि आपको पता है। भूगोल है, ठीक है, इतिहास है, पॉलिटी है और इकोनॉमी है, ठीक है ना। इसका कॉम्बिनेशन भी यही बताया जाता है कि आपने ग्रेजुएशन की है तो कम से कम आपके पास 2 विषय जरूर होने चाहिए, तभी आप इसके टीचर बन सकते हैं, अन्यथा नहीं बन सकते। यानी 4 में से 2 विषय आप लोगों ने निश्चित रूप से ग्रेजुएशन में जरूर पढ़े हो, ठीक है। इसके अलावा आपने बीएड कर रखी हो, तब जाकर आप इसका फॉर्म भी भर सकते हैं और यहां पर टीचर भी बन सकते हैं। फॉर्म तो आप भर ही चुके होंगे, लेकिन आपको सिलेबस याद रहना चाहिए। तो सबसे पहले भूगोल के सिलेबस को देख लेते हैं। तो भूगोल में सबसे पहले जानेंगे भौतिक भूगोल को, है ना।
भौतिक भूगोल, यानी भूगोल को दो भागों में बांटा जाता है, भौतिक भूगोल है और इसके अलावा हम इसको मानव भूगोल में भी बांटते हैं। तो भौतिक भूगोल में देखिए क्या है, सौर मंडल है, तो आप सौर मंडल को थोड़ा सा अच्छी तरह से कर लीजिए, है ना। इसके बाद क्या है, यहाँ पे पृथ्वी की गतियां हैं, ठीक है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण है, वो सभी पृथ्वी की गतियों में ही आ जाते हैं। अक्षांश, देशांतर, आप इनको अच्छे से कर लो, एक एक टॉपिक को आपको करना है। ग्लोब है, ठीक है नहीं, तो यहाँ पर IST, GMT वगैरह ये पढ़ना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे इंटरनेशनल डेट लाइन, अनुरेखण और महत्व, इन सारी चीजों को आप यहाँ पे पढ़ डालोगे, है ना। तो इसके अलावा आप लोगों को स्थल मंडल में आप चट्टान पढ़ेंगे, ठीक है। चट्टान की उत्पत्ति कैसे हुई थी, इनके प्रकार क्या है, ज्वालामुखी क्रिया है, ठीक है। यहाँ पर इसके अलावा आपको भूकंप पढ़ना है, फिर उसके बाद महाद्वीप और महासागरों का वितरण पढ़ना है, वलित पर्वत पढ़ने, यानी पर्वत पढ़ने, पर्वत सभी प्रकार के पर्वत, पठार, नदी, घाटियां सभी पढ़ना होता है। साथ ही साथ अपर्दन और अपक्षय की क्रिया और डेविस का अपर्दन भी आप लोगों से पूछ लेता है। इसके लिए आप सविंदर सिंह की किताब को पढ़ सकते हैं, इसमें सारी की सारी चीजें आप लोगों को मिल जाती है ना। सविंदर सिंह की किताब आती है भूगोल की, उसे जरूर पढ़ें अगर आप TGT में टीचर बनना चाहते हैं, ठीक है। और सबसे पहले PYP करना शुरू करें ताकि आपको ये पता चल जाए कि आखिर हमारे क्वेश्चन आते कैसे हैं ना। तो PYP जरूर कर लें आप, ठीक है। यहाँ के बाद यहाँ पर ये जो नदी घाटी के निम्नीकरण प्रक्रिया है, ये डेविस वगैरह में ही पढ़ना होगा आपको। जल अपर्दन के द्वारा कौन कौन सी भूआकृतियां बनती हैं, समुच्च रेखाएं कौन सी होती है, स्थलाकृतियां, ये भी है। वायुमंडल में आप पता है, वायुमंडल में आप लोगों को वायुमंडल की संरचना है ना। और वायुमंडल का जो गठन है, सूर्य ताप है, हीट है, ठीक है, हीट बजट होता है। इसके अलावा अगर देखना चाहते हैं तो टाइप ऑफ विंड होते हैं, साइक्लोन आपको पढ़ने होते हैं, ठीक है ना। इसी में क्लाइमेटिकल रीजन पढ़ने होते हैं। तो इनका भी आप टॉपिक वाइज सारी चीजों को पढ़ोगे, है ना। तो यहाँ पे वायुमंडल की संरचना, सूर्य ताप है ना, तापमान है, और वायुदा पेटियां हैं, यहाँ पर पवने हैं, ठीक है, वर्षण की प्रक्रिया है, यहाँ पे पाला है, कोहरा, वर्षा किस प्रकार से होते हैं, ये सब है, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था विश्व के जलवायु प्रदेश आते हैं, दैनिक मौसम मानचित्र में प्रयुक्त संकेतों की पहचान भी। जलमंडल पे आ जाओ, तो जलमंडल में तो दो तीन चीजें ही आती हैं, आपको पता है कि महासागर आएंगे, तो महासागरों के आपको उच्चावच देखने होते हैं, उसका जो सी फ्लोर होता है उसके बारे में आप पढ़ोगे। और इसके अलावा यहाँ पर महासागरीय धाराएं हैं, है ना, महासागरों का जो जल का परिसंचरण होता है उसको आपको यहाँ पे पढ़ना है ना। और साथ ही साथ ज्वार भाटा की प्रक्रिया जो है, उसकी उत्पत्ति कैसे होता है, कौन कौन से सिद्धांत ज्वार भाटे को बताते हैं। इसके बाद जैव मंडल है ना, जैव मंडल। तो जैव मंडल में आपको वनस्पति के प्रकार हैं और विश्व वितरण ही आपको पढ़ना होता है वनस्पति और जंतुओं का, ठीक है। मानव भूगोल में आप देखो, थोड़ा सा मानव भूगोल थोड़ा सा टिपिकल होता है, इसमें मानव पर्यावरण संबंध है ना, अंतर संबंध आप जानती होगी इसके। इसके अलावा रेड जेल है, डेविस है, सैंपल है, हटिंगन है, ठीक है, वाइडल है, ठीक है, डीला ब्लास ब्रुस है, ग्रिप्सन टेलर के मत हैं। तो यहाँ पर आपको थिंकर पढ़ने हैं, इन थिंकरों को याद रखना, जिसमें रेड जेल, डेविस, सैंपल है, ठीक है, हटिंगन, वाइडल, डी ब्लास, ठीक है, ब्रुस, और यहाँ पे ग्रिफिथ टेलर है, इनको याद रखना। और साथ ही साथ जनसंख्या का जो वितरण है ना, मानव प्रजातियां हैं, विश्व की प्रमुख मानव प्रजातियां, काकेसियस, मंगोलैड, इनको पढ़ना होगा, और विश्व की आदिम जातियां। देखो, अगर इस टॉपिक को आपको पढ़ना चाहते हो तो आप महेश कुमार वर्णवाले की किताब से भी आपको लगभग सब कुछ मिल जाता है ना। एक महेश कुमार वर्णवाले की किताब को लोगे तो आपको डेविस है, पेंक है, वहां पे ये भी मिल जाएंगे, जलवायु प्रदेश भी मिल जाएंगे। तो वो भी किताब काफी अच्छी है अगर आप उसको पढ़ते हो, लेकिन पूरा पढ़ना। मानव अधिवास में देख लीजिए कि किस प्रकार के मानव अधिवास है ना, जो ह्यूमन सेटलमेंट है, जैसे ग्रामीण है, और इसके अलावा पूरे विश्व में किस प्रकार के ह्यूमन सेटलमेंट है, ठीक है। इंडिया के अलावा विश्व के सबके सेटलमेंट आप लोगों को यहाँ पर पढ़ डालने हैं, गांव के भी और शहर के भी। ओके। आर्थिक भूगोल में, आर्थिक भूगोल से बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं। आर्थिक भूगोल में फसलें पढ़ लेनी है आपको, है ना, और फसलों में मुख्य रूप से सारी फसलें यहाँ पे दे रखी हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या है, प्रमुख ऊर्जा एवं खनिज संसाधन, आप यह जानती हो, ये आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। चलिए, और प्रमुख औद्योगिक प्रदेश आप लोगों को पढ़ने, जो प्रमुख इंडस्ट्रियल जो रीजन होते हैं, जैसे उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य की, रूर, यूक्रेन, कैंटन, यहां से हर बार प्रश्न आते हैं। फिर संपूर्ण भारत आप लोगों को पढ़ना है, ये काफी बड़ा है, विस्तार, अंतरराष्ट्रीय विस्तार, ये आप लोगों को पता है, पूरा भारत आप लोगों को पढ़ना है। जो भौतिक भूगोल है उसी का इंप्लीमेंटेशन जो पार्ट होता है ना,
वो भारत के भूगोल में आपको एक एक टॉपिक को पढ़ लेना, उस टॉपिक पर हर एक टॉपिक को आपको पढ़ना है। जब मैं आपको क्लास लेके आऊंगा, ठीक है, यूट्यूब पर भी जो क्लास में आप लोगों को पढ़ाऊंगा, इसके हर एक टॉपिक से क्वेश्चन कराऊंगा। जितने भी टॉपिक आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे हैं, जो जो टॉपिक आपको दिख रहा है, जैसे कोई भी, जैसे अगर कोई यहाँ पे दे रहा है कृषि में खाद्यान्न, तो खाद्यान्न उत्पादन पर अलग क्वेश्चन होंगे, प्रगति और समस्याएं क्या क्या है इसकी खाद्यान्न उत्पादन की, ये सब बताऊंगा मैं, ठीक है। हरित, श्वेत और नील, अगर मान लो ये क्रांतियां लिखी हुई है तो इसका अलग टॉपिक होगा। फसलों में चावल है तो चावल अलग टॉपिक होगा, गेहूं अलग होगा, गन्ना अलग होगा, दलहन अलग होगा, तिलहन अलग होगा। यहां से कैसे कैसे प्रश्न आए हुए हैं और आगे कैसे प्रश्न आएंगे, वो सारे के सारी चीजें मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा, है ना। अब आ जाते हैं यहां पर इतिहास में। तो इतिहास में तो आप लोगों को पता है, इतिहास को तो तीनों भागों में बांट दो, प्राचीन भारत, ठीक है नहीं, और मेडाइवल इंडिया, और यहाँ पर मॉडर्न इंडिया और इंडियन नेशनल मूवमेंट, इनको आप लोगों को पढ़ना है। ये तो पूरा पूरा पढ़ना है, इसमें तो कोई छोड़ना ही नहीं है ना। अगर आप स्पेक्ट्रम की किताब पढ़ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसका बाहर कोई क्वेश्चन आएगा, और अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो भी आप लोगों का काम हो जाएगा। 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो कोई प्रश्न बाहर नहीं आएगा, 6 से 12 की एनसीईआरटी, है ना, ठीक है। या एनसीईआरटी सार भी आता है ना, एनसीईआरटी सार भी अगर आप चाहें तो इतिहास का ले सकते हैं, लेकिन अभी से पढ़ना शुरू कर देना। ध्यान रखना, इतिहास से भी काफी अच्छे प्रश्न आते हैं, और ये तो पूरा पूरा फैक्चुअल है, तो यहाँ पे फैक्चुअल प्रश्न आपसे आएंगे, है ना, अच्छे प्रश्न आते हैं यहाँ पर। अर्थशास्त्र में देखिए, आर्थिक सिद्धांत अर्थशास्त्र क्या होता है, परिभाषा, स्थैतिक प्रावैधिक विश्लेषण, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मांग के नियम ये जरूर आते हैं, डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है, उपयोगिता यहाँ पे लिखा हुआ है, सब ये पढ़ना ही है आपको, ठीक है। तो ये भी आपका कोई टिपिकल चीज नहीं है, अगर आपको एक बार ये समझ में आ जाता है तो बस समझ में आएगा। कीमत निर्धारण का सिद्धांत क्या होता है, वितरण का केंद्रीय सिद्धांत क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, ठीक है, इनको आप लोगों को पढ़ना है, विनिमय दर वगैरह क्या होती है, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था एवं आर्थिक विकास, ये इंपोर्टेंट है, यहाँ से बहुत प्रश्न आते हैं, ठीक है नहीं। औद्योगिकरण की समस्या क्या है, एलपीजी वगैरह सुधार जो होते हैं, ठीक है, उन सबसे भी प्रश्न आता है। और भारत का विदेशी व्यापार, ये भी ध्यान रखना। जब भी हम नागरिक शास्त्र की कहते हैं, पॉलिटिकल साइंस की, तो उसमें राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक शास्त्र, परिभाषा, प्रकृति, विषय क्षेत्र, ठीक है ना, यहाँ पे है ही राज्य परिभाषा, निर्माणक तत्व, राज्य की उत्पत्ति, विभिन्न सिद्धांत, राजनीतिक अवधारणाएं, संप्रभुता, कानून, दंड के सिद्धांत, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार। तो यहाँ पर आपको टोटल आपको संविधान नहीं दे रखा है इसने, लेकिन संविधान को आपको थोड़ा सा पढ़ना होता है, लेकिन इसने पूरा पॉलिटिकल साइंस के सिद्धांत हैं, ठीक है। यहाँ पे पॉलिटिकल थ्योरी आपको पढ़नी है, राज्य की उत्पत्ति, दैवीय सिद्धांत है, ठीक है। और कार्ल मार्क्स ने कैसे राज्य के बारे में बताया, गांधी जी ने क्या राज्य के बारे में बताया, तो उन सारी चीजों को भी आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो ये आप लोगों का क्या है, एसएसटी का पूरा के पूरा यहाँ पे। चलिए आगे, और आगे है अभी, ठीक है नहीं। तो नागरिकता, प्रजातंत्र, अधिनायक तंत्र, राजनीतिकवाद, व्यक्तिवाद, उदारवाद, फांसीवाद, वैज्ञानिक समाजवाद, ठीक है। तो ये भी जरूर पढ़ना, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर राजनीतिक दार्शनिक देखिए, यहाँ पर तो प्लेटो को पढ़ना है आपको, अरस्तु, हॉक्स, लॉक, रूसो, बेंथम, जेएस मिल, ठीक, कार्ल मार्क्स। अब आप देखोगे सर ऐसे क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो क्वेश्चन के लिए आपको पीवाईपी जरूर करना चाहिए, मेरे साथ ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो मैं आप लोगों को पीवाईपी सारे करा दूंगा यूट्यूब पर ही, है ना, तो आप टेंशन मत लो। बाकी टॉपिक पढ़ना है तो आप कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यूपीटीजीटी का कोर्स भी है, अगर आप चाहें तो वहां पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। और हर एक टॉपिक को आप मुझसे सलाह मशवरा भी कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आइए, यहां पर है क्या, संविधान, परिभाषा, वर्गीकरण, सरकार के प्रकार, संसदात्मक, आध्यात्मिक, एकात्मक, ठीक है। ये है पॉलिटी। है पॉलिटी बड़ा ही आनंद में सब्जेक्ट है, अगर आपको एक बार इसमें मजा आ जाता है ना, तो इससे अच्छा कोई सब्जेक्ट आपको लगेगा ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे इंडिया के भी वो है थिंकर है, और जो फॉरेन थिंकर है वो भी है। साथ ही साथ इसमें संविधान देख लो, भारतीय संविधान में मुख्य विशेषता, मौलिक अधिकार, ये तो आप पढ़ ही लोगे, पूरा संविधान पढ़ोगे तो सब कुछ है ही संविधान में, है ना। इसके अलावा राजनीतिक दल है, ठीक है, यहाँ पर राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या है, जातिवाद, क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकतावाद, ये भी हम पॉलिटिकल इशू है, पॉलिटिकल इशू जो चलते रहते हैं लगातार, वो भी आप लोगों को यहाँ पे पढ़ने होंगे। लेकिन पता है सबसे बड़ी बात क्या है एसएसटी वालों के लिए, ठीक, आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है ना। कहोगे सर क्या, हाँ, एसएसटी वालों को केवल 2 ही सब्जेक्ट करने होते हैं, इन 4 में से 2 ही सब्जेक्ट। अगर आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी लेनी है तो आप वो ले सकते हैं,
हिस्ट्री और पॉलिटी लेनी है तो वो भी ले सकते हैं, ज्योग्राफी और इकोनॉमी ले सकते हैं तो वो भी ले सकते हैं। कोई भी 2 विषय आपको पढ़ना है, उपरोक्त 4 विषयों में से प्रत्येक अभ्यर्थी को किन्हीं 2 विषयों के प्रश्नों को हल करना है ना। तो आप देख लो, अगर आप ज्योग्राफी और हिस्ट्री लेना चाहते हैं, है ना, ज्योग्राफी और पॉलिटी लेना चाहते हैं, तो आप इनको ले सकते हो और इनको पढ़ सकते हैं। तो अपने हिसाब से इसे तैयारी शुरू कर दो। मैंने आप लोगों को बताया था ज्योग्राफी अगर आप लोगों को इसकी तैयारी करनी है तो सर्वप्रथम आप लोगों को पीवाईपी करने पड़ेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर। उनको पूरा लगा जाओ, जितने भी अब तक पेपर आए हैं सबको लगा दो। वहां से आप ये समझ पाओगे कि आखिर क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं, है ना। और इसके अलावा ये भी देख लेना कि फिर इसके बाद कुछ किताबें आप परचेज कर सकते हैं, जैसे कि महेश कुमार बर्णवाल है, एनसीईआरटी। आप एनसीईआरटी पर विशेष रूप से फोकस करें। 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी को आप मजबूती से पढ़ें, अच्छी तरह से पढ़ें, एनालिसिस करें। और अगर कोई चीज प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, हमसे जुड़ भी सकते हैं। अगर किसी को भी पढ़ना है और 4 महीने में पूरी प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं और कहते हैं सर आप सारी चीज तैयारी करा दो हमारी, तो मैं आप लोगों को सारी एनसीईआरटी, सारी अलग से जो किताबें आती हैं, ठीक है, और वो सारे क्वेश्चन जो संभावित हैं, जो आ सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन हम तैयारी कराएंगे आपकी। तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, नंबर पर आप हमारे पास कॉल भी कर सकते हैं। चलिए, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। ऐसे ही मैं आप लोगों को पूरी स्ट्रेटजी बताऊंगा कि इसके बाद की सोशल स्टडी की तैयारी कैसे करें, कितना पढ़ें कितना नहीं पढ़ें। एक और वीडियो में आप लोगों के सामने लेके आऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सब लोग अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।